चलिए शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हम लोग बात कर रहे हैं लोक प्रशासन का क्षेत्र। रिवाइज करते हैं थोड़ा सा जो कल पढ़ा था और फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। लोक प्रशासन का क्षेत्र या विस्तार, इस टॉपिक को कल हमने शुरू किया। तो हम बात कर रहे थे परंपरागत अर्थ की और वहीं से जोड़ा था हमने इस टॉपिक को। तो परंपरागत अर्थ था जनता के हित के लिए किया गया, सरकारी कार्यों का प्रशासन। हमने इसी को आगे बढ़ाया था कि सरकार के 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों के अलग-अलग कार्य हैं। एक का कार्य है निर्माण, दूसरे का कार्य है क्रियान्वयन और तीसरे का कार्य है न्याय प्रदान करना। तो 3 अंग, तीनों के अलग-अलग कार्य। एक प्रश्न उठाया था हमने कि सरकार के किस अंग के कार्यों का प्रशासन लोक प्रशासन? क्या हम अपने विषय में सरकार के तीनों अंगों को शामिल करें और या किसी विशिष्ट अंग को? विशिष्ट का मतलब था कार्यपालिका से। तो क्या सरकार के तीनों अंगों के कार्य शामिल किए जाएं और या केवल कार्यपालिका शाखा के कार्य? और क्यों ये विवाद पैदा हुआ था? तो हम बात कर रहे थे कि 1887 में वुडरो विल्सन ने जब राजनीति प्रशासन द्वैत भाव का विचार दिया था तो उन्होंने लोक प्रशासन को स्पेशली क्रियान्वयन के अध्ययन के लिए ही जन्म दिया था, मतलब कार्यपालिका के कामों के लिए। तो फिर ये विवाद प्रमुख रूप से उठा था कि हमें अल्टीमेटली पता लग जाए कि करना क्या है। इसी समस्या को हमने नाम दिया लोक प्रशासन का क्षेत्र या विस्तार। और इसके समाधान के लिए जो अलग अलग कुछ दृष्टिकोण आए हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। 3 दृष्टिकोण की कल हमने बात कर ली है। एक था संकुचित दृष्टिकोण, दूसरा था पोज्ड कॉर्ब दृष्टिकोण और तीसरा था व्यापक दृष्टि। तीनों को हमने देखा। संकुचित दृष्टिकोण का कहना था कि केवल कार्यपालिका और उसका काम है क्रियान्वयन, तो केवल क्रियान्वयन संबंधी कामों का ही अध्ययन किया जाए लोक प्रशासन। फायदे नुकसान की हमने बात की थी। पोस्टकार्ड दृष्टिकोण लूथर गुलिक ने दिया था और उन्होंने कहा था कि हम 7 कार्यों का अध्ययन करें: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग वगैरह। उसकी आलोचना हुई थी। यद्यपि बहुत मूलभूत सिद्धांत है लोक प्रशासन का, लेकिन उन्होंने आधी अधूरी बात की। ये तो बताया है कि कौन से कार्य, लेकिन ये नहीं बताया कि किस अंग के कार्य। और फिर तीसरा व्यापक दृष्टिकोण था जो संकुचित का विपरीत था। उसने कहा था कि चूंकि तीनों अंगों को अलग अलग कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम तीनों अंगों का एक साथ अध्ययन करेंगे। यहाँ तक हमने बात की थी। आगे बढ़ाते हैं।
कुछ और 1-2 दृष्टिकोण? एक आधुनिक दृष्टिकोण है। आधुनिक दृष्टिकोण ये पारिस्थितिक दृष्टिकोण पर आधारित। तो थोड़ा-सा पहले जानते हैं कि पारिस्थितिक दृष्टिकोण क्या होता है, तब फिर आधुनिक। पारिस्थितिक दृष्टिकोण का कहना है कि प्रशासन अपनी परिस्थिति या परिवेश से प्रभावित होता है और उसे प्रभावित करता है। पारिस्थितिक दृष्टिकोण मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो प्रशासन और उसके परिवेश के पारस्परिक प्रभावों का अध्ययन करना। प्रशासन और उसके परिवेश के पारस्परिक प्रभावों का अध्ययन करना, इसे कहते हम पारिस्थितिक दृष्टिकोण या इकोलॉजिकल अप्रोच। कि चूंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते भी हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते भी, तो इनके पारस्परिक प्रभावों का अध्ययन किए बिना हम प्रशासन के स्वरूप या उसके क्षेत्र को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो हमें इन दोनों को एक साथ लेके चलना है, इनके प्रभावों का अध्ययन करना। बेसिकली जो इकोलॉजिकल अप्रोच है ये विज्ञान में है। जीव विज्ञान से आई है ये अप्रोच विभिन्न विषयों। मूल रूप से इसकी उत्पत्ति वहां। तो जैसे आप देखेंगे कि परिस्थिति बदलती है तो जीव जंतु बदल जाते हैं। परिस्थिति का मतलब क्या? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक परिवेश या और जो भी बात है। परिवेश का मतलब है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक, जलवायु, जो सारी बातें हमारे चारों तरफ वातावरण में हमें देखने को मिल रही हैं, उसे कहते हैं हम पारिस्थितिकी या परिवेश, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट। जो आप जीएस में एक टॉपिक भी पढ़ते हो, देखिए ये सब चीजें मेनली उसमें पर्यावरण पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ एनवायरनमेंट का मतलब केवल हवा, पानी, वातावरण, उस पर्यावरण से नहीं। या पर्यावरण का मतलब हमारी सराउंडिंग्स में जो जो है वो सब कुछ। तो ये कहलाता है परिवेश या पारिस्थितिकी, इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब जैसे देखिए हम विज्ञान की बात कर रहे हैं कि परिस्थिति बदलती है तो जीव जंतु बदलते हैं। परिस्थिति मतलब देखिए भूगोल और जलवायु बदलता है तो जीव जंतु बदल जाते हैं। वनस्पति विज्ञान में आप देखिए तो वनस्पति बदल जाती है। कश्मीर के जीव जंतु, वनस्पति दूसरी है। यूपी बिहार के जीव जंतु और वनस्पति दूसरी। सेब कश्मीर का आता है या हिमाचल का, कभी बिहार और यूपी का सेब नहीं आता। लीची बिहार की आती है, लीची कश्मीर की नहीं आती। आम यूपी का आता है। तो देखिए सबके लिए एक पर्टिकुलर परिवेश, परिवेश मतलब यहाँ भूगोल, जलवायु, वर्षा या दूसरी चीजें, तो ये सब। धान किसी और एरिया में पैदा होता है, गेहूं किसी और एरिया में, दलहन किसी और एरिया में। एक पर्टिकुलर
जलवायु चाहिए। चाय असम की आती है, चाय आप देखिए गुजरात की चाय नहीं आती कभी। तो यही है इकोलॉजी या पारिस्थितिक दृष्टिकोण कि जहाँ का जैसा परिवेश है, जहाँ की जैसी परिस्थिति है, उसके अनुरूप वहाँ की वनस्पति है, उसके अनुरूप वहाँ के जीव-जंतु हैं, मतलब वो परिस्थिति से प्रभावित हैं। वही अप्रोच हमने ली है अपने विषय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी। ये अप्रोच आएगी, हम पढ़ेंगे 47-48 के आसपास हमारे विषय में, उसी क्रम में हम बढ़ ही रहे हैं। संकुचित दृष्टिकोण आ गया सबसे पहले 1887। फिर लूथर गुलिक हम बात कर रहे थे 1937 के आसपास आएँगे। फिर आधुनिक दृष्टिकोण, फिर आएगा व्यापक दृष्टिकोण वही 1950 के आसपास। लगभग उसी समय आधुनिक भी आया है। लगभग समकालीन है अब ये सब। तो इसने कहा है कि जैसा परिवेश, जैसी परिस्थिति होती है, प्रशासन का स्वरूप और उसका क्षेत्र भी वैसा होता है। हम हर परिस्थिति के लिए एक जैसी वनस्पति, जीव-जंतु तय नहीं कर सकते, तो हर परिस्थिति के लिए एक जैसा प्रशासन भी नहीं हो सकता। वही अप्रोच हमने इम्पोर्ट की अपने विषय। हमारे विषय में भी हम पढ़ते हैं अब ये इकोलॉजिकल अप्रोच। तो इसका कहना है कि पहले से हम कुछ फिक्स करके नहीं बैठ सकते कि हम केवल कार्यपालिका पढ़ेंगे या तीनों अंग पढ़ेंगे या पोस्ट कॉर्व या क्या। ये डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू परिस्थिति। जैसी परिस्थिति होगी उसके अकॉर्डिंग तय करेंगे। जैसे हम जीएस में बात कर रहे थे कि विकसित और विकासशील देशों की परिस्थिति देखिए आप। विकसित देशों की परिस्थिति अलग है, विकासशील देशों की परिस्थिति अलग है। उसमें भी हम अपने देश की बात करें तो अलग है। तो हम बात कर रहे थे कि भारत और जो पश्चिमी सभ्यता है, दोनों का आप अंतर देखिए तो हमारे यहाँ संस्कृति, समाज, हम कितना महत्व देते हैं उन चीज़ों को, प्रशासन में भी वो सब चीज़ें बड़े पैमाने पे देखने को मिलती हैं। जैसे हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया कि हम लोगों के देश में जो महिला कर्मचारी हैं, उनके लिए मातृत्व अवकाश की व्यवस्था की गई। अमेरिका में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी। या और इतने सारे जो विकसित देश हैं, वहाँ भी ये व्यवस्था हो वो ज़रूरी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा परिवेश अलग है और उनका अलग। हमारा परिवेश है कि छोटे बच्चों को माँ का साथ होना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका जैसे देशों में तो शादी विवाह का कल्चर ही कम है, लिव इन वाला कल्चर है। बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करने में दिलचस्पी नहीं है उनकी। है, तो वहाँ आज़ादी को इतना ज़्यादा ज़ोर है कि कोई माँ साल भर तक 6 महीने तक बच्चा पालने के लिए अपनी नौकरी से समझौता तो नहीं करेगी। वहाँ माँ की भी आज़ादी उतनी ज़रूरी है और बच्चे की भी बचपन से ही कि बहुत ज़्यादा वो अपने पेरेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। तो हम बात कर रहे थे मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे कि छोटे बच्चे को भी ना अपने साथ सुला सकते हैं, ना चम्मच से खाना खिला सकते। तो वो चूँकि बचपन से ही वैसे संस्कार डालना चाहते हैं बच्चे में, उनका समाज वैसा ही है। हमारे लिए वो गलत है, लेकिन उनके लिए वही उनका सिस्टम है। कि जितना बचपन से हम बच्चे में इंडिपेंडेंट होने का संस्कार डालेंगे, आगे उसके विकास में उतनी आसानी होगी। हम लोगों को क्या दिक्कत हो जाती है कि अब आप ही घर से जाए यहाँ, हो सकता है कई लोगों को होम सिकनेस कई महीने तक मन ही नहीं लगे दिल्ली में, कई लोग तो छोड़ के भी चले जाते हैं इसलिए कि हमारा मन नहीं लग रहा, मम्मी-पापा की याद आ रही है, कुछ और हो रहा। तो वो लोग बचपन से ही वो सब चीज़ें करते हैं कि नहीं भैया ये सब कोई चक्कर ही नहीं कि मम्मी-पापा की याद आ रही कि वो उनके ऊपर उतना निर्भर शुरू से ही नहीं होना है। आज़ादी का कॉन्सेप्ट है इसलिए कि माँ-बाप को भी आज़ादी चाहिए, वो बच्चे के बंधन में बंध जाएँगे तो वो अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाएँगे। और बच्चे को भी आज़ादी चाहिए कि ज़रूरत से ज़्यादा माँ-बाप उसके जीवन में इंटरफियर करेंगे, भी अपना विकास नहीं कर पाएगा अपनी मर्ज़ी से, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा। तो उस वजह से भी तो उनकी सोसाइटी अलग है।
तो अब कहने का मतलब कि कार्मिक प्रशासन हम पढ़ेंगे, कार्मिक प्रशासन में वेतन सुविधाएँ पढ़ेंगे तो मात्रता अवकाश। अब अमेरिका में भी लोक प्रशासन पढ़ा जाएगा, तो वहाँ भी वो वेतन शर्तों में मात्रता अवकाश पढ़ेंगे, ज़रूरी नहीं है। हम जब कश्मीर का प्रशासन पढ़ने जाएँगे तो आतंकवाद पढ़ेंगे। अब यूपी का प्रशासन पढ़ें कि बिहार का, तो क्यों पढ़ेंगे आतंकवाद? आपसे पूछा जाए कि कश्मीर के प्रशासन की 5 प्रमुख समस्याएँ बताइए और उनको दूर करने का सुझाव दीजिए। तो बिना आतंकवाद के जवाब पूरा कभी नहीं होगा। लेकिन आपसे वहीं पूछा जाए कि बिहार के प्रशासन की 5 समस्याएँ बताइए और सुझाव दीजिए। अब क्यों आतंकवाद की चर्चा करेंगे? उसमें बिहार में है, आतंकवाद नहीं है। बिहार में उसी प्रश्न का जवाब दूसरा होगा आपका और कश्मीर में उसी प्रश्न का जवाब दूसरा होगा। तो यही तो है इकोलॉजिकल अप्रोच, कि जैसी परिस्थिति होगी उसके अकॉर्डिंग जवाब होगा हमारा, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमें प्रशासन में क्या शामिल करना है और क्या शामिल नहीं करना। आप इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो उसी तरह से कि भई आप किस स्टेट के रहने वाले हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यू की तैयारी होगी। अब छत्तीसगढ़ के होंगे तो नक्सलवाद पढ़ना पड़ेगा, हरियाणा वाले को क्यों पढ़ना है नक्सलवाद? नहीं पढ़ेगा वो खाप पंचायत पढ़ेगा, वो जाट गुजर आंदोलन पढ़ेगा, वो ज़्यादा है तो एसवाईएल लिंक नहर पढ़ेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ वाला वो एसवाईएल लिंक नहर क्यों पढ़ेगा? वो नक्सलवाद पढ़ेगा, वो सलवा जुड़ूम पढ़ेगा, वो नियत निर्ला नारी योजना पढ़ेगा। मतलब यहाँ की जैसी परिस्थिति। तो इकोलॉजिकल अप्रोच यही है। हम बात कर रहे हैं कि आफ्टर एलपीजी प्रतिस्पर्धा बढ़ी, उसके पहले प्रतिस्पर्धा नहीं थी। तो देखिए प्रशासन का क्षेत्र और स्वरूप कुछ अलग था। एलपीजी के बाद उसका क्षेत्र और स्वरूप कुछ अलग हो गया। जब प्रतिस्पर्धा बढ़ी तब राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग बना, तो पहले था ही नहीं। हम नहीं पढ़ते थे 2002 के पहले, लेकिन आज हम नहीं पढ़े तो चलेगा। नहीं पढ़ते थे क्यों? क्योंकि तब होता ही नहीं था। तब वैसी ज़रूरत नहीं थी, वैसी परिस्थिति नहीं थी। अब है। तो ढेरों एग्जाम्पल हमारे सामने हैं कि कैसे समय और परिस्थिति बदलती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र विषय वस्तु भी घटती बढ़ती रहती है, प्लस माइनस होती रहती है। तो यही है पारिस्थितिक दृष्टिकोण या इकोलॉजिकल अप्रोच, कि जैसी परिस्थिति है वो प्रशासन को प्रभावित करती है, प्रशासन उससे प्रभावित होता है, तो हमें उसका अध्ययन करना पड़ेगा। तो इसी पे बेस्ड है आधुनिक दृष्टिकोण। उसी पारिस्थितिक दृष्टिकोण पे बेस्ड है आधुनिक दृष्टिकोण। तो इसका कहना है कि लोक प्रशासन एक नवीन और गतिशील विषय है। लोक प्रशासन एक नवीन और गतिशील विषय है। तो पहले से इसके क्षेत्र का निर्धारण कठिन है। हम इसके क्षेत्र को किन्हीं निश्चित सीमाओं में नहीं बांध सकते। पहले से इसके क्षेत्र का निर्धारण कठिन है। हम इसके क्षेत्र को किन्हीं निश्चित सीमाओं में नहीं बांध सकते, बल्कि हम क्या करें, इसके क्षेत्र का निर्धारण परिवर्तित परिस्थिति के ऊपर छोड़ दें।
पहले से इसके क्षेत्र को किन्हीं निश्चित सीमाओं में नहीं बांधें, बल्कि उसके क्षेत्र का निर्धारण छोड़ दें परिवर्तित परिस्थिति के ऊपर। जैसी परिस्थिति हो, उसके अनुसार तय किया जाए कि हम लोक प्रशासन में क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं पढ़ेंगे। जैसी परिस्थिति होगी, उसके अनुसार तय किया जाएगा कि हम लोक प्रशासन में क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। पहले से हम इसे किन्हीं निश्चित सीमाओं में नहीं बांध सकते, बल्कि परिस्थिति के अनुसार हम निर्धारण करेंगे लोक प्रशासन के क्षेत्र का। जैसी परिस्थिति होगी, उसके अनुसार तय किया जाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। हमारा सिलेबस सबसे अच्छा उदाहरण है। हम बहुत सारी चीजें हम ऐसी पढ़ रहे हैं जो आज से 10 साल 20 साल पहले नहीं पढ़ते थे। लोकपाल कानून ही बना है 2013 में, लागू 14 से हुआ है, तो उसके पहले क्या पढ़ते? आपदा प्रबंधन कानून ही आया है 2005 में, तो उसके पहले क्या पढ़ते? सूचना का अधिकार कानून ही बना है 2005 में, तो उसके पहले क्या? सिटीजन चार्टर आए ही हैं, गुड गवर्नेंस आया ही 1992 में, तो उसके पहले हम जानते नहीं थे कि ये भी कुछ है। तो जैसी परिस्थिति हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम गाइड कर रहे हैं कि लोक प्रशासन में किन बातों को शामिल करना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो ये आधुनिक दृष्टिकोण है जो कहता है कि हम इसके क्षेत्र को ओपन एंडेड छोड़ दें। ओपन एंडेड मतलब खुला। परिस्थिति के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करें कि हमें इसमें क्या-क्या रखना है और क्या नहीं रखना है। तो पूरी तरह से ये सब्जेक्टिव मैटर हो जाएगा कि जैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। तो ये आधुनिक दृष्टिकोण आया। एक दृष्टिकोण लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण, वेलफेयर अप्रोच, या लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण आया एक, वेलफेयर अप्रोच या लोक कल्याणकारी दृष्टि। ये उसी पारिस्थितिक और आधुनिक दृष्टिकोण पर ही आधारित है। लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण भी उसी पारिस्थितिक और आधुनिक दृष्टिकोण पर आधारित है। मतलब इसका भी वही कहना है, जैसा देश वैसा वेश। मतलब जैसी परिस्थिति उसके अनुसार क्षेत्र का निर्धारण। जैसी परिस्थिति उसके अनुसार क्षेत्र का निर्धारण। बस इसमें हम एग्जाम्पल चेंज करेंगे। अप्रोच वही है, एग्जाम्पल चेंज कर देना है बस हमें। इसमें एग्जाम्पल क्या? तो राज्य के जो दो रूप हैं, नियामकीय राज्य और लोक कल्याणकारी राज्य, हमें एग्जाम्पल बस ये डालना है। तो हम देखते हैं कि राज्य के दो रूप हैं, एक नियामकीय राज्य और दूसरा लोक कल्याणकारी राज्य। जो नियामकीय राज्य है परंपरागत है, औपनिवेशिक शासन काल में प्रचलित था।
या पूरे वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के पहले प्रचलित था नियामकी राज्य। जो लोक कल्याणकारी राज्य है या आधुनिक है, स्वतंत्रता के बाद अस्तित्व में आया है। और विश्व संदर्भ की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में इस संकल्पना का उदय हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में ये संकल्पना आई। जो नियामकी राज्य है, ये लेसेज फेयर या अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है। इसे पुलिस राज्य भी कहा जाता है। नियामकी राज्य को हम पुलिस राज्य, पुलिस स्टेट भी कहते हैं। और जो लोक कल्याणकारी राज्य है, ये हस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित। नियामकी राज्य में बेसिकली जो सरकार है, उसकी भूमिका नकारात्मक होती है। सरकार केवल 3 काम करती है। सरकार की भूमिका होती है नकारात्मक। मुख्य रूप से वो केवल 3 काम करती है। राजस्व का संग्रह, कानून व्यवस्था की स्थापना और न्याय प्रशासन। अंग्रेज हमारे देश में यही करते थे 3 काम। ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व वसूलना, समाज में दंगा फसाद ना हो सो उसे रोकना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और लोगों के आपस के विवादों का निपटारा करना, मतलब न्याय करना। तो नियामकी राज्य में सरकार मुख्य रूप से यही 3 काम करती है। नकारात्मक काम है, मतलब कि लोगों के विकास से, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, उद्योग से सरकार को कोई मतलब नहीं होता है। बस वो कहती है कि हम दंगा फसाद रोकें, विवाद होगा तो निपटा देंगे। मतलब हम ऐसा माहौल बना देंगे कि जिसमें विकास आप खुद करना चाहो तो करो, हम आपका विकास नहीं करेंगे। बस विकास में जो रुकावट आ सकती है, दंगा फसाद चोरी, वो रोक देंगे। विकास आपको खुद करना पड़ेगा। तो निगेटिव काम कर रही हो कि खुद हम आके आपकी तरक्की विकास नहीं करेंगे, उसमें जो रुकावट आ रही है वो रोकेंगे। लोक कल्याणकारी राज्य में सरकार की भूमिका सकारात्मक हो जाती है। सकारात्मक भूमिका होती है। इसमें सकारात्मक भूमिका में लोक कल्याणकारी राज्य में सरकार के कार्यों में व्यापक वृद्धि होती है। अब सरकार का उद्देश्य हो जाता है जनता का समावेशी विकास करना। सरकार के कार्यों में व्यापक वृद्धि होती है। उसका उद्देश्य हो जाता है जनता के समावेशी विकास को सुनिश्चित करना। मतलब
सबका विकास करना और सभी क्षेत्रों में विकास। सबका विकास और सभी क्षेत्रों में विकास। सबके विकास में भी जो वंचित और शोषित वर्ग हैं, उनके विकास के लिए विशेष प्रयास। जो वंचित शोषित वर्ग हैं, उनके विकास के लिए विशेष प्रयास। वंचित शोषित कौन? तो हम देख रहे हैं कि महिलाएं, बच्चे, वृद्ध, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, जनजाति। देखिए, सरकार उनके कल्याण के लिए विशेष प्रयास कर रही है। बहुत सारी योजनाएं जो केवल इन्हीं वर्गों के लिए चल रही, महिलाओं के लिए कितनी सारी योजनाएं। लखपति दीदी, उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कितनी सारी स्कीम जो स्पेशली महिलाओं के लिए चल रही हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए चल रही हैं, आरक्षण भी दे रही है सरकार और बहुत सारी चीज। क्योंकि ये समाज के वंचित शोषित वर्ग हैं, क्योंकि हमारे समाज का नेचर ऐसा रहा है, इन वर्गों का शोषण ज्यादा हुआ, पिछड़ गए ये। जाति व्यवस्था रही, पितृसत्तात्मक समाज रहा, तो उन कारणों से पिछड़ा हुआ वर्ग हो गया। तो इनके लिए सरकार विशेष प्रयास कर। तो मतलब बहुत सारी स्कीम सरकार ऐसी चला रही है जो पूरे 150 करोड़ के लिए है, और कई स्कीम ऐसी हैं जो केवल किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए हैं, ताकि इन्हें हम बाकी लोगों के समकक्ष ला सकें। और सभी क्षेत्रों में विकास, तो इसमें सामाजिक विकास भी, आर्थिक विकास भी, सांस्कृतिक भी, राजनीतिक भी, प्रशासनिक भी, पर्यावरणीय भी। जितने डायमेंशन हो सकते हैं विकास के जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। देखिए, आज जीएस में यही टॉपिक पढ़ना है हम लोगों को, विकास प्रक्रिया और उद्योग। यहीं से है बस, विकास प्रक्रिया और उद्योग। उसमें रोल ऑफ एनजीओ, रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सभी क्षेत्रों में विकास। सरकार शिक्षा के विकास के लिए भी काम कर रही, स्वास्थ्य के लिए भी, कृषि के लिए भी, रोजगार के लिए भी। देखिए, अभी प्रधानमंत्री ने घोषणा की 15 अगस्त को कि प्राइवेट कंपनी में जो नौकरी करेंगे, पहली नौकरी पे 15,000 रुपए मिलेगा। 1 लाख करोड़ की योजना की घोषणा की है प्रधानमंत्री ने। खेल के लिए भी, उद्योगों के लिए भी, हर चीज के लिए देखिए सरकार पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है। कल्चर को भी कितना सरकार, हमारा जो प्राचीन कल्चर था, योगा हो चाहे और दूसरी चीज, कितना प्रमोट किया जा रहा है। तो सभी क्षेत्रों में विकास। तो ये है वेलफेयर स्टेट, समावेशी, इंक्लूसिव। मतलब जीवन का कोई भी अंग या पहलू नहीं छूट पाए, समाज का कोई वर्ग नहीं छूट पाए, कोई व्यक्ति नहीं छूट पाए, और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का कोई अंग, कोई पहलू नहीं छूट पाए। जन्म से लेके मृत्यु तक सब कुछ जो जुड़ा हुआ है हमसे, सबके विकास के लिए प्रयास। तो ये कहते हैं हम समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, लोक कल्याणकारी राज्य। तो राज्य के ये दो रूप हैं। तो देखिए कि जब नियामकी राज्य था, सरकार के कार्य कम थे, और सरकारी कार्यों के प्रशासन को ही तो नाम दिया हमने लोक प्रशासन। सरकार के कार्य कम थे, बस 3 ही कार्य, तो स्वाभाविक सी बात है क्या, कि लोक प्रशासन का क्षेत्र कैसा था? संकुचित, सीमित। जब नियामकी राज्य था, सरकार के केवल 3 काम थे,
तो लोक प्रशासन का क्षेत्र संकुचित होता था। लेकिन जब आजादी के बाद लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना आई, सरकार के कार्यों में व्यापक वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप लोक प्रशासन के क्षेत्र में भी वृद्धि हो गई। सरकार के कार्य बढ़े तो लोक प्रशासन के क्षेत्र में भी व्यापक वृद्धि हो गई। यहीं से देखिए हम शुरू करेंगे जीएस वाला भी टॉपिक आज। लोक कल्याणकारी राज्य से ही तो विकास प्रक्रिया और उद्योग है। नियम के राज्य में होता ही नहीं था विकास। अंग्रेजों को मतलब ही नहीं था विकास से। वो विकास का कॉन्सेप्ट ही आज़ादी के बाद आया, जब वेलफेयर स्टेट का आया। इंक्लूसिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट आया। विकास अब कई तरह का है उसमें, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्लस ये सब तो है ही सामाजिक आर्थिक। तो वही दृष्टिकोण हो गया कि नहीं हो गया? आधुनिक और व्यापक दृष्टिकोण हो गया, आधुनिक और पारिस्थितिक दृष्टिकोण हो गया कि नहीं? कि जैसी परिस्थिति उसके अनुसार क्षेत्र। एग्जाम्पल बदल दिया हमने। पीछे एग्जाम्पल हमने क्या बताया आपको? आपदा प्रबंधन, आतंकवाद, मातृत्व अवकाश वगैरह। अप्रोच अभी भी वही है कि जैसा देश वैसा वे, जैसी परिस्थिति वैसा क्षेत्र। अब एग्जाम्पल हमने क्या कर दिया? नियाम की राज्य और वो कल्याणकारी राज्य का। की स्वतंत्रता के पहले जब नियाम की राज्य था, सरकार के काम कम थे, लोक प्रशासन का क्षेत्र में था। आजादी के बाद जब लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना आई, सरकार के कार्यों में वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप लोक प्रशासन का क्षेत्र भी बहुत व्यापक हो गया। मतलब पारिस्थितिक दृष्टिकोण ही है कि जैसी परिस्थिति उसके अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र का। ये सारी बातें हो गईं बिफोर एलपीजी। अब तक जितनी हमने बातें की वो थी बिफोर एलपीजी। तो फिर अब आफ्टर एलपीजी क्या है? अब तक हमने क्षेत्र से जुड़ी जितनी बातें की, ये सब थी 1980-90 के पहले की। हमने कहा था ऑलमोस्ट हर टॉपिक हम इसी तरह से 2 पार्ट में पढ़ेंगे कि 80-90 के पहले क्या था और फिर उसके बाद एलपीजी आया तो क्या हो गया। तो ये अब तक जो बातें की हमने, ये 80-90 के पहले थी। आफ्टर एलपीजी मतलब वही 1980-90 का दशक, 20वीं सदी का अंत या 21वीं सदी की शुरुआत। एलपीजी की नीतियां आई और जब एलपीजी की नीतियां आई, लोक प्रशासन के ऊपर व्यापक प्रभाव पड़ा। प्रभाव अर्थ पर भी पड़ा और क्षेत्र पर भी। और सेम है दोनों। मतलब जो हमने अर्थ पे प्रभाव देखा है एलपीजी का, वही हमें कॉपी करना है क्षेत्र के ऊपर। जैसे बात करके आए कल परसों हम कि बिफोर एलपीजी क्या था? सरकारी कार्यों का प्रशासन, लोक प्रशासन। और आफ्टर एलपीजी क्या हुआ?
कि हमने उसमें सरकारी के साथ-साथ गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठनों के कामों को भी शामिल कर लिया है, जो जनता के विकास से जुड़े हुए। और हमने क्या पढ़ा? हमने ऐसी बड़ी-बड़ी निजी कंपनियों को भी शामिल कर लिया है, जिनमें जनता या करदाता का पैसा लगा है, जो सरकारी वित्तीय संसाधनों पर निर्भर हैं, जो सरकार से किसी तरह की मदद, सुविधा या सहायता ले रहे। सोच के देखिए, आज से लगभग 150 साल पहले इस बात की लड़ाई थी कि हम सरकार के तीनों अंगों को शामिल करें या केवल कार्यपालिका। यहीं से शुरुआत की हमने अपने विवाद की कि सरकार के किस अंग के कार्य। और लगभग 100 साल बाद हमने कितनी तरक्की कर ली? 1887 से 1987। 100 साल में हम कहाँ आ गए? वो विवाद तो कितना पीछे छूट गया कि सरकार का कौन-सा अंग? सरकार तो पूरी। अब तो हम बात करने लगे कौन-कौन से गैर सरकारी स्वयंसेवी और निजी। और उसमें भी मुद्दा ये नहीं है कि किनको शामिल करें, मुद्दा ये है कि किनको शामिल नहीं करें, क्योंकि हमने कहा 80% से ज़्यादा बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जनता के पैसे से चल रही हैं। जब 80% आ गई तो बचा क्या फिर? हमने क्या पढ़ा कि वर्तमान समय में अब सरकारी नहीं, बल्कि सार्वजनिक कार्यों का प्रशासन ही लोक प्रशासन है। निष्कर्ष यहाँ भी वही है, एलपीजी का प्रभाव यहाँ भी वही। कि एक ज़माने में लड़ाई इस बात की थी कि सरकार के किस अंग के कार्य, और आज सरकार तो पूरी है, गैर सरकारी स्वयंसेवी भी हैं, सिविल सोसाइटी भी है, मीडिया भी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है, सब। जो हम यहाँ पवेड में भी आगे पढ़ेंगे और जीएस में। पढ़ ही रहे हैं हम, गवर्नेंस में ही देखिए, यही तो पढ़ना है, विकास प्रक्रिया उद्योग में। गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, गैर राजकीय कार्यकर्ता, कुछ हमने पढ़ लिए दबाव समूह वगैरह, पवेड में भी वो सब हमें पढ़ना है आगे। तो इसीलिए तो पढ़ना है, देख रहे हैं आप? क्योंकि अब वो लोक प्रशासन का हिस्सा हैं। आज से 50 साल पहले लोक प्रशासन का हिस्सा नहीं थे, तो हम नहीं पढ़ते थे, लेकिन अब वो सब लोक प्रशासन का हिस्सा हैं, क्योंकि वो जनता के हितों से जुड़े हुए, विकास से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली और या इनडायरेक्टली। तो जो जनता के हितों विकास से जुड़ा है, वही तो है लोक प्रशासन। देखिए कैसे चेंज हुआ लोक प्रशासन का क्षेत्र, कि केवल सरकार, उसमें केवल कार्यपालिका, फिर तीनों अंग, और आज हम बात कर रहे हैं कि सरकार के साथ-साथ गैर सरकारी भी, स्वयंसेवी भी, लोक निजी भागीदारी, मतलब सब कुछ। तो कितने दायरे व्यापक हो गए हैं लोक प्रशासन के क्षेत्र। मतलब आज जो हम लोगों का सिलेबस है, वैसे भी हमने बात की इतना छोटा है, और अगर आज से 50 साल पहले का देखें तो सोचिए और कितना सा छोटा-सा था। क्योंकि तब तो ये सब भी हम नहीं पढ़ते, ना मीडिया पढ़ते, ना दबाव समूह पढ़ते, ना ट्रिपल पी पढ़ते, ना एनजीओ पढ़ते, तब तो और कितना छोटा सिलेबस होता हमारा। वैसे भी देखें, जब कोई पैदा होता है तो छोटा ही तो होता है, धीरे-धीरे फिर बढ़ता है तरक्की विकास, तो विषय भी वही है कि पैदा हुआ तो छोटा-सा था, धीरे-धीरे फिर अनुभव बढ़ा, परिपक्वता बढ़ी, दायरे भी
पढ़ते। तो लोक प्रशासन का क्षेत्र है ये। अब एक प्रश्न लिखिए, प्रश्न लिखिए, लोक प्रशासन का क्षेत्र निरंतर विस्तारशील रहा है। टिप्पणी कीजिए। कीजिए आंसर, फॉर्मेटिंग 5 मिनट का समय है। क्या लिखेंगे इस प्रश्न के आंसर में? 200। 2 मिनट रुकिए, अभी सबको कर लेने दीजिए। बताइए अब, बताइए आलो।
बताइए। बैठिए, कोई नहीं, बैठ के बताइए। ठीक है, बैठिए। हुँ, ठीक है, बताइए। ठीक है, बाकी लोग सबको बताना है? हाँ, आकांक्षा। हाँ, चलो रजनी, पहले कोई भी बताओ, सबको बताना है। बैठे-बैठे बताओ, कोई बात नहीं। हुँ, ठीक है। आकांक्षा? हुँ, हुँ, चलो बैठो, यमुना बताओ? हुँ, हुँ,
यही सब कल सबको लिख के लाना है, ठीक है? तो यही आंसर है, वो जो पूरा क्षेत्र हमने पढ़ा है उसको 200 शब्द में लिखना है। शुरुआत यही कि सरकारी कार्यों का प्रशासन लोक प्रशासन, जब लोक प्रशासन का जन्म हुआ तो ये विवाद हुआ कि हम इसमें सरकार के तीनों अंगों को शामिल करें या केवल कार्यपालिका को, और इस विवाद के समाधान के दृष्टिकोण। तो प्रश्न है कि निरंतर विस्तारशील है, तो देखिए उसी तरह से हम पढ़ रहे हैं, पहले केवल कार्यपालिका, फिर पोस्कर, फिर तीनों अंग, फिर परिस्थिति भी जुड़ गई, फिर लोक कल्याण भी। देखो बढ़ रही चीजें कि नहीं, बस यही प्रश्न है। एक डेवलपमेंटल फॉर्म में दिखा देना है कि कैसे इसमें नई नई चीजें जुड़ती जा रही हैं, जब से पैदा हुआ तब से लेके आज तक। कार्यपालिका, पोस्ट कॉर्प, तीनों अंग, परिस्थिति, लोक कल्याण, और अब एलपीजी में ये सब कुछ गैर सरकारी, निजी, और निष्कर्ष कि फिर इसलिए सरकारी नहीं बल्कि सार्वजनिक। सिद्ध हो जाएगा कि लोक प्रशासन का क्षेत्र समय के साथ साथ निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो 200 शब्द में लिख देना है अपनी इसी बात को। सारे लोग कल लिख के लाएंगे, ठीक है? चलो क्लियर है, यहाँ तक बढ़े आगे। तो चलिए एक और छोटा सा टॉपिक है, सिलेबस में नहीं है लेकिन यहीं से जुड़ा हुआ है। लोक प्रशासन की प्रकृति। लोक प्रशासन की प्रकृति या स्वभाव, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो फिर वहीं परंपरागत से शुरू करें। परंपरागत अर्थ है कि सरकारी कार्यों का प्रशासन ही लोक प्रशासन। सरकारी कार्यों का प्रशासन ही लोक प्रशासन है। सरकार के तीन अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों के अलग अलग कार्य, विधि का निर्माण, विधि का क्रियान्वयन, और न्याय। अर्थ सरकारी कार्यों का प्रशासन। और हमने प्रश्न उठाया कि किस अंग के कार्यों का प्रशासन, और जवाब क्या मिला हमें? केवल कार्यपालिका। सबसे पहला तो यही था शुरुआत, देखना तो हमें शुरू से ये चीज़ है सामने का। तो जवाब मिला हमें केवल कार्यपालिका के कामों का प्रशासन ही लोक प्रशासन। अब यहीं से बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि कार्यपालिका तो दो तरह की, एक राजनीतिक कार्यपालिका और दो प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक मतलब मंत्री, जो कि बहुमत के आधार पर निर्वाचित होता है। प्रशासनिक का मतलब सचिव, जो कि योग्यता के आधार पर नियुक्त होता है। तो कार्यपालिका दो तरह की, और उसका एक व्यापक पद सोपान भी है। जानते हैं पद सोपान का मतलब?
पढ़ा हमने, जीएस में बात की है, पवेट में तो खैर है ही है कि हम उच्च और अधीन के संबंधों के आधार पर संगठन को विभिन्न स्तरों में बांट देते हैं। बेवर ने देखिए नौकरशाही के मॉडल में कहा था कि नौकरशाही को कार्यकुशल बनाना है तो पदसोपान पे होना जरूरी है। तो हमने एग्जाम्पल लिया कि जिले में पुलिस प्रशासन का मुखिया है एसपी, फिर पूरा पदसोपान देखें तो उसके नीचे एडिशनल एसपी, फिर डिप्टी एसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, तो पूरा नीचे तक ऐसी एक हायरार्की है पदसोपान। सचिवालय का भी पढ़ा देखिए हमने जीएस में, सचिव, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, मंत्री का भी हमने पढ़ा, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो कार्यपालिका का एक पदसोपान है जिसमें हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं। एक एक सचिवालय में हजारों लोग, लाखों लोग, पूरी लोक सेवाएं, प्रशासनिक कार्यपालिका, कितनी लाखों लोग काम कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस, पूरे राज्य सेवा, केंद्रीय सेवा से। अर्थ है कि सरकारी कार्यों का प्रशासन, क्षेत्र है केवल कार्यपालिका के कार्यों का प्रशासन। और अब हम और एक प्रश्न उठा रहे हैं कि कार्यपालिका तो इतनी बड़ी है, हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं, कार्यपालिका में किस स्तर के कार्यों का प्रशासन लोक प्रशासन, कार्यपालिका में किस स्तर के कार्यों का प्रशासन लोक प्रशासन। जैसा हमने कहा कि हम शुरू में ही सारी चीजें क्लियर कर लेना चाहते हैं ताकि बाद के लिए फिर कोई वाद विवाद दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले अर्थ हमने पढ़ा सरकारी कामों का प्रशासन, ठीक है। लेकिन अब एक डाउट पैदा हो गया कि भाई सरकार तो इतनी बड़ी है, तो क्लियर कर लो। क्लियर देखिए कर लिया हमने कि केवल कार्यपालिका, फिर समय के साथ साथ चीजें होती गई, तो क्लियर हो गया हमें कि केवल कार्यपालिका। अब फिर प्रश्न उठा कि कार्यपालिका तो इतनी बड़ी है, हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं उसमें, मंत्री भी है, सचिव भी है, संयुक्त सचिव भी है, और नीचे ग्रुप डी कर्मचारी भी, हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं। तो क्या हम पूरी कार्यपालिका पढ़ेंगे लोक प्रशासन में या किसी विशिष्ट स्तर का अध्ययन करेंगे? तो फिर प्रश्न है कि किस स्तर के कार्यों का प्रशासन, क्या हम लोक प्रशासन में सभी स्तरों का अध्ययन करेंगे या किसी विशिष्ट स्तर के कार्यों का अध्ययन करें? अब एक प्रश्न ये और था हमारे सामने, ये भी हमें क्लियर करना था शुरू में ही कि क्या सभी स्तरों के कार्यों का अध्ययन किया जाए और या किसी विशिष्ट स्तर के कार्यों का अध्ययन किया जाए लोक प्रशासन में। इस समस्या को हमने नाम दिया है लोक प्रशासन की प्रकृति। इस समस्या को नाम दिया लोक प्रशासन की प्रकृति, ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका मतलब है कि हम कार्यपालिका या सरकार के किस स्तर की क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। आम बोलचाल में सरकार का मतलब कार्यपालिका से ही हम जानते हैं, वैसे विधायिका न्यायपालिका भी, लेकिन आम बोलचाल में तो हम कहते हैं मोदी सरकार, तो मतलब मंत्रिमंडल या कार्यपालिका से ही होता है मतलब। तो हम सरकार की या कार्यपालिका के किस स्तर के कामों को शामिल करें लोक प्रशासन में, एक ये भी विवाद था, प्रश्न था। इसी को नाम दिया है प्रकृति। फिर कुछ दृष्टिकोण आए हैं इस समस्या के समाधान के लिए। दो तीन दृष्टिकोण हैं मेन इसमें। पहला दृष्टिकोण है प्रबंधकीय दृष्टिकोण।
पहला दृष्टिकोण प्रबंधकीय दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण ने कहा कि हम संगठन के केवल उच्च स्तर, जिसे हम कहते हैं प्रबंधकीय स्तर, तो हम संगठन के केवल उच्च स्तर या प्रबंधकीय स्तर के कार्यों का ही अध्ययन करेंगे। लोक प्रशासन केवल उच्च स्तर या प्रबंधकीय स्तर के ही कार्यों का अध्ययन, मतलब जो टॉप लेवल पे बैठे लोग हैं केवल उन्हीं का अध्ययन, सबसे मतलब नहीं। टॉप लेवल कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, बस 2 3 4 जो टॉप लेवल सचिव से लेके, जिसे हमने कहा अधिकारी वर्ग, सचिव, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, ज्यादा है तो अवर सचिव, बस जो अधिकारी वर्ग है टॉप लेवल 4 5, बस उनकी स्टडी करें। चपरासी क्या कर रहा नहीं कर रहा, क्लर्क क्या कर रहा नहीं कर रहा, उसे मतलब हमें नहीं। टॉप लेवल की संगठन के केवल उच्च स्तर के कार्यों का अध्ययन हो। क्यों ऐसा कह रहा है ये, तो इसके पीछे लॉजिक भी है इसका। इसका कहना है कि लोक प्रशासन का संबंध कार्यों को करवाने से है, न कि खुद कार्य करने से। क्यों ऐसा कि हम केवल उच्च स्तर या प्रबंध की स्तर का अध्ययन करेंगे? क्योंकि लोक प्रशासन का संबंध कार्यों को करवाने से है, ना कि खुद कार्य करने से। तो जो लोग करवाते हैं बस उनकी स्टडी करेंगे, करने वालों की स्टडी हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसका मानना था कि करवाने वाले अगर योग्य हों, सक्षम और दक्ष हों, तो हम प्रशासन को कार्यकुशल बना सकते हैं, उसके जो निश्चित उद्देश्य हैं उन्हें पूरा कर सकते हैं। मतलब महत्वपूर्ण वही होते हैं प्रशासन, क्योंकि वो करवाते हैं। करने वाले तो वही करेंगे जो करवाने वाले कहेंगे। तो करने वालों का महत्व नहीं होता, करवाने वालों का। करवाने वाले गलत करवा देंगे, गलत डायरेक्शन देंगे आपको, तो फिर तो महत्व हमारा है, महत्व आपका नहीं है इस अप्रोच के अनुसार। क्योंकि आप तो वही कर रहे हैं जो हम करवा रहे हैं, आपको तो एबीसीडी भी पता नहीं है। जैसा हम कह रहे हैं चुपचाप आंख बंद करके आप हमारे ऊपर भरोसा करके वैसा कर रहे हैं। हम सही करवाएंगे आपसे तो आप सही करोगे, और गलत करवाएंगे तो गलत, क्योंकि आपके पास अभी अपना कोई विवेक या समझ तो है नहीं है। चाहे लोक प्रशासन हो, चाहे जीएस हो, जो भी, एकदम अभी आप बच्चे हो, आपको तो पता ही नहीं है कि क्या आईएएस है, कैसे तैयारी, क्या। तो आपने तो कोचिंग पे भरोसा कर लिया, आपने टीचर पे भरोसा कर लिया। तो हमारी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी यहाँ, कि हम सही रास्ते पे ले जाएं आपको। अगर गलत पे ले गए तो आप तो अभी अबोध हो, आपको कुछ पता नहीं है, आप गलत पे चल पड़ोगे। तो करवाने वाले का महत्व है, करने वाले का महत्व नहीं है। तो हम केवल करवाने वाले का अध्ययन करें, करने वाले महत्वपूर्ण नहीं होते। वो तो बस वही करते हैं, वो तो एक तरह से मशीन का पुर्जा है। जैसा उनको ऑर्डर दोगे, जहाँ फिट कर दोगे वहाँ फिट होके उस ऑर्डर का वो पालन करने लगेंगे, उसको फॉलो करने लगेंगे। तो उनकी कोई विवेक बुद्धि तो अभी अलग से है नहीं है, तो फिर उनका महत्व नहीं है, तो उनकी हम स्टडी भी नहीं करेंगे। हम स्टडी टॉप लेवल की करेंगे करवाने वालों की, उससे हम संगठन को कार्यकुशल बना लेंगे। चलो ठीक है भाई, मान लिया कि हम केवल उच्च स्तर के कार्यों का अध्ययन करें। प्रश्न उठा कि उच्च स्तर के कौन से कार्यों का अध्ययन करें, ये भी बता दो जरा। उच्च स्तर के कौन से कार्यों का अध्ययन किया जाए, ये भी क्लियर कर लो कि हमें उच्च स्तर के कार्यों का अध्ययन करना है। ठीक है,
उच्च स्तर के कौन से कार्यों का अध्ययन करना है, ये भी यहाँ क्लैरिटी हो जाए तो बहुत अच्छा। तो फिर इसमें क्या हुआ? एक तो आपको पीछे से कॉपी करना है लूथर गुलिक का पोस्ट कार्ड, वो यहाँ से भी जुड़ा हुआ है। तो जो लूथर गुलिक ने 7 काम बताए, देखिए कौन करेगा? उच्च स्तर के लोग तो करेंगे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, बजटिंग, ये नीचे वाले बाबू चपरासी क्लर्क थोड़ी करते हैं। ये काम तो सचिव करेगा, टॉप लेवल पे बैठे लोग ही करेंगे वो काम। तो लूथर गोले का पोस्टकॉर्प क्षेत्र से भी जुड़ा है, यहाँ प्रकृति से भी। उच्च स्तर के ही ये काम है पोस्टकॉर्प जो गुलिक ने बताया। कौन से कार्य? बस वो तो उन्होंने वो नहीं बताया था कि किस अंग के विषय वस्तु क्या, तो आलोचना हुई थी। अदरवाइज कौन से कार्य, और ये कार्य बेसिकली किसी भी प्रशासन या संगठन में जो टॉप लेवल पे बैठे लोग हैं उन्हीं के द्वारा होते हैं। तो लूथर गुलिक का पोस्टकॉर्प। एक और विद्वान हेनरी फ्योल, ये भी डिटेल पढ़ेंगे आगे हम थिंकर में। एक और विद्वान है हमारे विषय के, हेनरी फ्योल। उन्होंने दिया पॉक कॉक, उसी पोस्ट कॉर्प की तर्ज पे है पॉक कॉक, बल्कि पहले पॉक कॉक आया है, बाद में पोस्ट कॉर्प। पॉपुलर पोस्ट कॉर्प ज्यादा हो गया, लेकिन आया था पहले पॉक कॉक। हेनरी फ्योल एक विद्वान हमारे विषय के महत्वपूर्ण विद्वान, उन्होंने पॉक कॉक सिद्धांत दिया। उन्होंने 5 काम बताए इसमें। पी वही है सेम, प्लानिंग या नियोजन करना। ओ ऑर्गेनाइजिंग या संगठन बनाना। सी कमांडिंग या आदेश देना। सीओ कोऑर्डिनेटिंग या समन्वय करना। और सी कंट्रोलिंग या नियंत्रण करना। प्लानिंग नियोजन करना, ऑर्गेनाइजिंग संगठन बनाना, कमांडिंग आदेश देना, कोऑर्डिनेटिंग समन्वय करना, कंट्रोलिंग नियंत्रण करना। फ्योल ने ये 5 काम बताए, 2 देखिए नए हैं इसमें, कमांडिंग और कंट्रोलिंग। 3 वही हैं जो पोस्टकॉर में भी थे। तो यही देखिए जो कल एक हमने आलोचना की थी, एक लाइन में कहा था आगे पढ़ेंगे, कि गुलिक ने जो 7 काम बताए वो पूरे नहीं हैं, अधूरे हैं। अब देखिए 2 और एक्स्ट्रा हो गए, कमांडिंग, कंट्रोलिंग, ऐसे और कई सारे हम पढ़ेंगे अभी आगे। तो हेनरी फ्योल ने कहा कि उच्च स्तर के ये 5 प्रमुख काम हैं, इनका अध्ययन करेंगे। लूथर गुलिक ने कहा पोस्कॉर में 7 काम हैं, इनका अध्ययन करेंगे हम। ऐसे बहुत सारे विद्वान आए। किसी ने कहा पीओएसएलसी, किसी ने कहा पीओएमसी। ऐसे बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी राय दी। पीओएसएलसी में बस एल एक्स्ट्रा है, लीडिंग, नेतृत्व करना, बाकी वही है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, बस एल लीडिंग एक्स्ट्रा है, नेतृत्व करना। पीओएमसी में एम एक्स्ट्रा है, मोटिवेटिंग, अभिप्रेरित करना, ये नेतृत्व करना। तो ऐसे कई सारे विद्वानों ने बताया कि हम कौन से कार्यों का अध्ययन करें।
POSLC उसमें एल लीडिंग, नेतृत्व करना, POMC में एम मोटिवेटिंग, अभिप्रेरित करना। तो ये पहला दृष्टिकोण हुआ कि हम केवल उच्च स्तर या प्रबंधकीय स्तर के कामों का अध्ययन करें, क्योंकि प्रबंधकीय स्तर तो इसीलिए नाम हो गया प्रबंधकीय दृष्टिकोण। और देखिए ये कैसा है, संकुचित है, सबकी बात नहीं कर रहा, केवल उच्च स्तर की बात कर रहा है, तो संकुचित दृष्टिकोण है पहला दृष्टिकोण। दूसरा आया एकीकृत दृष्टिकोण। ये व्यापक है। जो एकीकृत दृष्टिकोण है ये व्यापक है। इसका कहना है कि हम संगठन में शामिल सभी स्तरों के कार्यों का अध्ययन करेंगे लोक प्रशासन विषय में। संगठन के सभी स्तरों के कार्यों का अध्ययन करेंगे लोक प्रशासन में, टॉप टू बॉटम, उच्च से लेके अधीनस्थ सबका। क्यों? क्योंकि इसका कहना है कि जितना महत्व करवाने वालों का है उतना ही महत्व करने वालों का भी। जितना महत्व करवाने वालों का है उतना ही महत्व करने वालों का। किसी का महत्व कम नहीं। करवाने वाला तो केवल रास्ता बताता है, डायरेक्शन देता है, मार्गदर्शन करता है। अल्टीमेटली उस रास्ते पे चलना तो करने वालों को ही। हम रास्ता दिखा रहे हैं, उस पे चलो नहीं चलो ये तो आपके हाथ में है। जरूरी थोड़ी कि जैसा हम कह रहे हैं सब वैसा ही कर रहे या करेंगे। तो केवल हमारा क्या हो, हम तो अपनी भूमिका निभा दे रहे, सीमित भूमिका है हमारी। हमने तो पढ़ा दिया, कैसे आंसर लिखना है बता दिया, लेकिन अब एग्जाम हॉल में तो लिखना आप ही को है, एग्जाम तो आप ही दोगे, वो तो हम जाएंगे नहीं आपकी जगह एग्जाम। सबकी क्षमता अलग अलग है, भगवान ने सबको एक जैसा तो किसी को नहीं बनाया है। सारे लोग सेम पढ़ा रहे हैं हम, लेकिन जब आंसर लिखोगे तो सबका आंसर अलग अलग होगा। कोई भाव वही होगा, लेकिन शब्द बदल जाएंगे, प्रेजेंटेशन बदल जाएगा, तो वो तो सबका अलग अलग होगा। और अभी तो चलो हमने बता दिया तो फिर भी एक जैसा हो जाएगा, लेकिन जब हम नहीं बताएं तो फिर तो केवल हमारा महत्व थोड़ी है। हमें तो केवल बताना है, परीक्षा तो हमें देना नहीं है, वो तो आपको देना है। भाई क्लास में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं जीएस, या 200 पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन भी रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, तो 500 पढ़ रहे हैं, क्या 500 सिलेक्ट होंगे? नहीं, 500 में 5 होंगे पास, 2 होंगे पास, बाकी 495। जबकि हमने तो सबको एक जैसा पढ़ाया, सबको एक जैसा बताया, तो सब तो आईएएस नहीं बनते, सब तो पास नहीं होते। तो उसका मतलब ही क्या है कि जितना महत्व हमारा है उतना या उससे कहीं ज्यादा महत्व उन 500 का है, कि उन 500 ने हमारी बात को किसने कैसे फॉलो किया। उसी में से कुछ पास हो रहे और कुछ पास नहीं भी हो रहे, जबकि हमने तो सबको एक जैसा किया, हमने तो अंतर नहीं किया किसी के लिए। तो ये बात बता रही है कि करवाने वालों के साथ साथ करने वालों का भी महत्व होता है, तो हम उनको भी
हमें पढ़ना पड़ेगा। उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। उनकी भर्ती, उनकी ट्रेनिंग मतलब हम प्रशासन में उनको भी शामिल करें। उनसे जुड़ी हुई बातों का भी अध्ययन, अध्यापन करें। देखें कि उन्हें कैसे हम कार्यकुशल सक्षम बनाएँ। क्योंकि जब सब मिलेंगे तभी प्रशासन अपने उद्देश्य पूरे कर पाएगा। इवन इसका तो यहाँ तक कहना है कि हम हर उस व्यक्ति के कार्यों का अध्ययन करें जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संगठन के उद्देश्य प्राप्ति से जुड़ा हो। हम हर उस व्यक्ति के कार्यों का अध्ययन करें जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संगठन के उद्देश्य प्राप्ति से जुड़ा हो। हर उस व्यक्ति के कार्यों का अध्ययन जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संगठन के उद्देश्य प्राप्ति से जुड़ा हो। मतलब संगठन में शामिल तो सबका अध्ययन करना ही है। संगठन के बाहर का भी कोई है जो संगठन के उद्देश्य प्राप्ति से जुड़ा है, तो हमें उसको भी देखना पड़ेगा। हम उसे भी इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे कल ही बात कर रहे थे हम कि भ्रष्टाचार है मान लो, अब जनता के हित में तो नहीं है, फिर भी हमें लोक प्रशासन में पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो हितों को प्रभावित कर रहा है। आतंकवाद है, आज ही हमने एग्जाम्पल दिया कश्मीर, तो वो जनता के हित में तो नहीं है, सरकार भी नहीं कर रही है, तो फिर तो लोक प्रशासन में नहीं पढ़ना चाहिए हमें। क्योंकि लोक प्रशासन का तो मतलब है जनता का है तो सरकारी काम। तो आतंकवाद में ना जनता का हित है और ना सरकार के द्वारा है, क्यों पढ़ें हम? तो इसलिए पढ़ें क्योंकि वो जनता के हित और सरकारी कामों को प्रभावित तो कर रहा है। ठीक है, जनता के हित में नहीं हो रहा, सरकार नहीं कर रही, लेकिन प्रभावित तो कर रहा है, तो उसको भी तो पढ़ना पड़ेगा। इकोलॉजिकल अप्रोच में यही तो हमने कहा कि हम उसको नहीं पढ़ेंगे और केवल जम्मू कश्मीर के प्रशासन को सुधारने की बात करेंगे तो कैसे होगा? हम फेल हो जाएंगे। तो हमें वो सारी चीजें भी तो देखनी पड़ेंगी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमसे जुड़ी हुई हैं, हमें प्रभावित कर रही हैं। तो हमने कहा हम प्रभावित हैं, सॉरी हम महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हम करवाने वाले हैं। फिर हमने कहा आप भी महत्वपूर्ण हैं, क्यों? क्योंकि आप करने वाले हैं। लेकिन वो जो ऐप चलाने वाली कंपनी है वो भी तो महत्वपूर्ण है। अगर ऐप में कुछ गड़बड़ी हो जाए और 4 दिन आपको क्लास नहीं मिल पाए, उस पे अपलोड नहीं हो, तो अभी तो काम प्रभावित होगा आपका, हमारा, कि नहीं होगा? तो वो कंपनी भी तो महत्वपूर्ण है, जबकि वो कंपनी हमारे संगठन का पार्ट नहीं है। संगठन में हम हैं, आप हो, आप हो। लेकिन क्या हमारा संगठन केवल इतना ही है? हमारा संगठन तो उससे भी प्रभावित हो रहा है जो ऐप चला रही है। तो उसे हम कैसे इग्नोर करें, जबकि वो तो अलग कंपनी है, अलग संगठन है। लेकिन वो हमसे जुड़ा हुआ है, हमारे कामों को वो प्रभावित कर, तो हम उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। जब हम अपने संगठन की बात करेंगे तो हमें उस ऐप वाली कंपनी को भी देखना पड़ेगा। जब हम अपने संगठन की बात करेंगे तो फिर वही चीज हमने कहा कि सामाजिक आर्थिक परिस्थिति क्या है उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो हमें प्रभावित करेंगे। एकीकृत दृष्टिकोण है, कैसा है? व्यापक है ये, सबको साथ लेके चलने की बात कर। और तीसरा दृष्टिकोण यहाँ भी वही है, कॉपी होगा आधुनिक दृष्टि, आधुनिक दृष्टि। सेम है, पूरा जो क्षेत्र में पढ़ा वही कॉपी होगा, पारिस्थितिक दृष्टिकोण पे आधारित है। उसका कहना है कि लोक प्रशासन
एक नवीन और गतिशील विषय है। पहले से प्रकृति का निर्धारण करना ठीक नहीं है, बल्कि परिवर्तित परिस्थिति के अनुसार हम निर्धारित करें प्रकृति। जैसी परिस्थिति हो उसी के अनुसार तय किया जाए कि हमें किन बातों का अध्ययन करना है और किन का। तो पहले से हम कोई तय करके नहीं बैठेंगे अपना माइंड सेट कि इसका नेचर क्या होगा, बल्कि परिवर्तित प्रकृति परिस्थिति के अनुसार हम तय करें। जैसी परिस्थिति होगी हम देखेंगे कहाँ हमें केवल उच्च का करना है, कहाँ हमें सबको साथ लेके चलना है। वैसे तो आजकल हम सबकी बात करते हैं, भागीदारी दृष्टिकोण है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब ही हम जानते हैं कि सबकी भागीदारी। संगठन में भी डेमोक्रेटिक वैल्यू होंगे, सबकी बात करेंगे हम, तो जनरली तो एकीकृत ही है। अब वैसे ओवरऑल हम परिस्थिति के अनुसार प्रकृति के निर्धारण की बात करते। तो ये है लोक प्रशासन की प्रकृति, उससे जुड़े हुए 3 दृष्टिकोण। तो अब अलग-अलग ध्यान रखना है। क्षेत्र का मतलब सरकार के किस अंग के कार्य, और प्रकृति का मतलब कार्यपालिका के किस स्तर के कार्य। तो 2 अलग-अलग चीज। क्षेत्र में हमने पढ़ा है सरकार के किस अंग के कामों को शामिल करें, और प्रकृति में हम बात कर रहे हैं कि कार्यपालिका संगठन बहुत बड़ा है, तो किस स्तर के कामों को शामिल करें। तो ये 3 प्रमुख दृष्टिकोण, प्रबंधकीय, एकीकृत और आधुनिक दृष्टिकोण। तो रोक रहा यहीं आज, कल आगे बढ़ाएंगे, तो अगला टॉपिक करेंगे। कुछ पूछना है किसी को? क्लियर है सब? चलिए तो फिर कल आगे बढ़ाएंगे, आज इतना है। कल से लिख के